हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो आज जो हमारा सेशन है उसमें हम लोग आज नया टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कल जो है हमने लेबर की जो स्टेजेस थी उसके बारे में पढ़ लिया था। हमारी ऑलमोस्ट लेबर की जो सारी स्टेजेस हैं वो पूरी हो गई हैं। उसमें मैंने फोर्थ स्टेज ऐड नहीं की है क्योंकि फोर्थ स्टेज जो है वो रिकवरी स्टेज है। तो रिकवरी स्टेज में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। उसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन रहता है, वाइटल साइन चेक वगैरह। तो उसमें इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैंने उस स्टेज के बारे में जो है पीपीटी नहीं बनाई है। तो हमारा जो है लेबर ऑफ स्टेजेस समाप्त हो चुका है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो नया टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है प्री टर्म लेबर। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्री टर्म लेबर क्या होता है, प्री टर्म लेबर में जो है क्या क्या उसके जो है कारण होते हैं प्री टर्म लेबर के। तो उसके बारे में आज हम जो है डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। देखिए, इसमें हम डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि प्री टर्म लेबर क्या है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्री टर्म लेबर आखिर होता क्या है। देखिए, प्री टर्म लेबर में क्या होता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि प्री टर्म लेबर ऑल्सो नॉन एज प्री मैच्योर बर्थ। देखिए, प्री टर्म लेबर को हम प्री मैच्योर बर्थ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्री टर्म का मतलब मैं आपको, प्री का मतलब होता है पहले, टर्म मतलब जैसे कि टर्म का मतलब होता है कि एक टर्म, जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी का जो टर्म रहता है वो कितना रहता है, 37 वीक्स रहता है। ठीक है, लेकिन प्री मतलब पहले, यानी कि अगर 37 वीक से पहले अगर फीमेल की डिलीवरी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं प्री टर्म लेबर। यानी कि क्या हुआ कि वो फुल टर्म नहीं हो पाया, जो प्रेगनेंसी के जो पूरे 9 महीने होते हैं वो पूरे नहीं हो पाए, उससे पहले ही डिलीवरी हो गई, 8वें महीने में हो गई या फिर जो है 30 वीक्स में हो गई, 32 वीक्स में हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्री टर्म लेबर बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि प्री टर्म लेबर ऑल्सो नॉन एज प्री मैच्योर बर्थ। प्री टर्म को प्री मैच्योर बर्थ भी बोलते हैं। इट इज़ द बर्थ ऑफ ए बेबी एट फ्यूअर देन 37 वीक्स जेस्टेशनल एज। देखिए, जेस्टेशनल एज का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी की अवस्था, मतलब गर्भ अवस्था को हम जेस्टेशनल एज बोलते हैं। प्रेगनेंसी की जो अवस्था रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशनल एज। ठीक है, यानी कि जो फीटस जो है बच्चा प्रेगनेंसी की कंडीशन में है, मतलब जो है फीमेल प्रेगनेंसी की कंडीशन में है, फीटस भी जो है डेवलप हो रहा है, तो उसको हम क्या क्या बोलेंगे, जेस्टेशनल एज बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि बेबी एट फ्यूअर देन 37 वीक्स जेस्टेशनल एज, यानी कि इसका मतलब है कि 37 वीक से पहले ही अगर बच्चे का जन्म हो गया है तो वो क्या कहलाएगा, प्री टर्म लेबर या प्री मैच्योर बर्थ कहलाएगा। ठीक है, फिर है इसमें दीज बेबी आर ऑल्सो नॉन एज प्रीमीज बेबी। देखिए, ऐसे जो बच्चे पैदा होते हैं प्री टर्म लेबर वाले, जो मतलब पूरी जो है टर्म नहीं कर पाती है फीमेल और उससे पहले ही बच्चे को जन्म दे देती है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, प्रीमीज बेबी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चों को क्या बोला जाएगा, प्रीमीज बेबी बोला जाएगा। मतलब वो पूरा फुल टर्म नहीं था, प्री टर्म में ही उसका जन्म हो गया। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रीमीज बेबी बोलते हैं। एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बन जाता है कि प्रीमीज बेबी को और क्या बोला जाता है, सॉरी प्री टर्म बेबी को और क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं हम प्रीमीज बेबी। तो ये थी डेफिनेशन में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्री टर्म लेबर क्या है। प्री टर्म लेबर का मतलब है कि 37 वीक से, यानी कि फुल टर्म होने से पहले ही बच्चे का जन्म होना, उसको हम बोलते हैं प्री टर्म लेबर या फिर प्री मैच्योर लेबर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है इसमें कॉजेज ऑफ प्री टर्म लेबर, यानी कि प्री टर्म लेबर के कारण क्या है, ऐसा क्या होता है कि प्री टर्म लेबर होता है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि किस कारण से प्री टर्म लेबर हो सकता है।
तो देखिए यहाँ लिखा है कि देयर आर कॉजेज ऑफ प्री टर्म लेबर, यानी कि कुछ कारण यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है इसमें मैटरनल कॉज। मैटरनल कॉज का मतलब होता है कि माँ से संबंधित अगर कोई कारण है, तो माँ में कोई परेशानी है, माँ की कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण प्री टर्म लेबर हो सकता है। तो देखिए माँ की क्या क्या कारण हो सकते हैं। मैटरनल कॉज हो सकता है इसका। मैटरनल कॉज में देखिए दो दिया है, एक तो दिया है पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट हिस्ट्री। ठीक है, मतलब मदर को अगर जो है पहले से कोई पास्ट हिस्ट्री, मतलब पहले कोई पुरानी परेशानी रही हो, बीमारी रही हो माँ को, इसके कारण भी प्री टर्म लेबर जो है कॉज कर सकता है। ठीक है, प्रेजेंट हिस्ट्री का मतलब है वर्तमान में अगर कोई माँ को कोई बीमारी है तो उसके कारण भी प्री टर्म लेबर हो सकता है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में। पहले इसके जो है कॉज हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया मैटरनल कॉज और दूसरा है इसमें फीटस कॉज। फीटस कॉज का मतलब होता है कि बच्चे को कोई समस्या है क्या, अगर बच्चे से संबंधित कोई परेशानी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फीटल कॉज बोलेंगे। ठीक है, फिर है इसमें नेक्स्ट प्लेसेंटल कॉज। प्लेसेंटल का कॉज का मतलब होता है कि प्लेसेंटा में कोई परेशानी तो नहीं है, मतलब प्लेसेंटा ठीक जगह पे इम्प्लांट हुआ है क्या, अगर कुछ गलत जगह पे इम्प्लांट हो गया है या फिर कुछ और परेशानी जो प्लेसेंटा में हो गई है तो उसके कारण भी प्री टर्म हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें यूट्राइन कॉज। यूट्राइन कॉज का मतलब है कोई यूट्रस से संबंधित अगर कोई परेशानी है या फिर कोई यूट्रस का जो है कुछ शेप, अगर जन्म से ही यूट्रस का शेप कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ यूट्रस में पहले से समस्या आई, यूट्राइन कैंसर वगैरह या कुछ और जो भी परेशानी है, तो अगर वो है तो उसके कारण भी प्री टर्म लेबर हो सकता है। ठीक है, और पांचवा इसमें दिया है अदर कॉजेज़। अदर कॉजेज़ में जो है बहुत अदर कॉज में जैसे कि अगर फीमेल स्मोकिंग करती है या फिर वो अल्कोहल कंज्यूम करती है या फिर फीमेल बहुत ज़्यादा ओबीज़ है, बहुत ज़्यादा उसको मोटापा है, तो ये अदर कॉजेज़ में आएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे 5 कारण हैं, इनके कारण क्या हो सकता है, ये प्री टर्म लेबर हो सकता है। तो हम इनको ज़रा एक एक करके देख लेते हैं डिटेल्स में। देखिए पहला है इसमें मैटरनल कॉज, यानी कि माँ से संबंधित। माँ से संबंधित इसमें पहला है मैटरनल कॉज, उसमें है पास्ट हिस्ट्री। सबसे पहले हम पास्ट हिस्ट्री देख लेते हैं कि पास्ट हिस्ट्री में क्या आएगा। देखिए पास्ट हिस्ट्री में क्या है कि पुरानी माँ को कोई समस्या तो, मतलब पहले से ही माँ को कुछ परेशानी तो नहीं है। तो इसमें पहला है दिया है इसमें प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इंड्यूस्ड एबॉर्शन। देखिए इंड्यूस्ड एबॉर्शन का मतलब होता है कि पहले कभी जो है फीमेल जो है प्रेग्नेंट हुई हो और उसने क्या हुआ कि जो है एबॉर्शन के लिए उसने कोई टैबलेट खा ली हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड एबॉर्शन। मतलब किसी ड्रग के द्वारा अगर एबॉर्शन किया गया है, मतलब पहले अगर वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसने क्या किया, टैबलेट खा ली बच्चा गिराने की, तो उससे क्या होगा, वो इंड्यूस्ड एबॉर्शन बोला जाएगा। तो अगर ऐसी कोई पहले की हिस्ट्री है तो इसके कारण भी जो है उसको प्री टर्म लेबर कॉज कर सकता है। दूसरा इस पर दिया गया है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन का मतलब होता है कि नेचुरली एबॉर्शन, यानी कि कोई परेशानी नहीं थी और अपने आप जो है उसका एबॉर्शन हो गया, ऑटोमेटिक अपने आप हो गया, कोई परेशानी नहीं थी, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। तो अगर ऐसी कोई पुरानी उसको जो है पहले से अगर हिस्ट्री रही है तो उसके कारण भी जो है प्री टर्म लेबर कॉज कर सकता है। ठीक है, और तीसरा इसमें दिया है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्री टर्म लेबर। देखिए अगर पहले अगर उसको कभी ऐसी समस्या रही हो कि पहले भी उसका प्री टर्म बच्चा हुआ हो तो आगे भी उसको ऐसी जो है प्री टर्म कॉज कर सकता है, ऐसा हो सकता है आगे भी उसकी अगली प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो सकता है अगर पहले उसको ऐसी समस्या रही है तो। और इसमें चौथा है कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। देखिए इसमें क्या होता है, PROM, इसका फुल फॉर्म होता है प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ प्री मैच्योर इसमें, कि इसमें क्या होता है कि एक जो एमनियोटिक सैक रहता है, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है, वो एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है वो भरा रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि जो बच्चा रहता है उसके अंदर क्या करता है, फ्लोटिंग करता है, उसके अंदर वो आराम से तैरता रहता है, उसको आराम से उसके अंदर घूमता रहता है, जो पानी उसके अंदर भरा रहता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो एक एमनियोटिक सैक के अंदर जो है भरा रहता है, उसके अंदर जो बच्चा आराम से तैरता रहता है, आराम से उसमें फ्लोटिंग करता है। तो अगर किसी कारण से अगर वो जो है एमनियोटिक सैक अगर रैप्चर हो गया या वो मेम्ब्रेन अगर रैप्चर हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से भी जो है एमनियोटिक फ्लूइड जो है पूरा बाहर आ जाएगा और उसके कारण भी जो है ये अपना प्री टर्म लेबर हो सकता है। ठीक है, तो ये थे इसके जो है पास्ट हिस्ट्री।
अब हम देख लेते हैं इसमें मैटरनल कॉज में प्रेजेंट हिस्ट्री। देखिए प्रेजेंट हिस्ट्री का क्या मतलब है, प्रेजेंट मतलब माँ को वर्तमान में क्या कोई समस्या तो नहीं है, वर्तमान में उसको कोई बीमारी तो नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि वर्तमान में प्रेजेंट हिस्ट्री में क्या क्या कॉजेज रहते हैं। देखिए पहला इसमें प्रेजेंट प्रेगनेंसी इलनेस लाइक प्री इक्लेम्पसिया और इक्लेम्पसिया। अगर माँ को वर्तमान में अगर जो है प्री एक्लेम्पसिया है, देखिए प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये है क्या। देखिए प्री एक्लेम्पसिया जो रहता है, अगर हमने प्री एक्लेम्पसिया को पहले ट्रीट नहीं किया, पहले से अगर हमने जो है एक्लेम्पसिया को पहले से अगर ट्रीट नहीं किया तो वो बाद में क्या हो जाता है, एक्लेम्पसिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्री एक्लेम्पसिया का मतलब ये है कि एक्लेम्पसिया में पहले ही हम जो है, अगर उसके कुछ साइन हमें दिख रहे हैं, कुछ लक्षण अगर हमें एक्लेम्पसिया के दिख रहे हैं, तो उसको पहले ही हम उसको कंट्रोल कर लें। तो एक्लेम्पसिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी बीमारी है, इसमें ये सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल को ही होती है एक्लेम्पसिया की। तो इसमें क्या होता है, मदर का जो बीपी है फीमेल का वो अचानक से बढ़ जाता है। इसमें जो है फीमेल का जो है, प्रेग्नेंट फीमेल जो है उसका बीपी क्या होता है, अचानक से बढ़ जाता है इसमें। तो जब अचानक से बीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, उसमें बीपी बढ़ गया और पैरों पे सूजन आ गई, एडिमा हो गया उसको, है ना। फीमेल को क्या हो गया, पैरों में सूजन आ गई, हाथों में सूजन आ गई, उसको एडिमा हो गया। और क्या हो गया, उसको प्रोटीनूरिया भी इसमें देखने को मिलता है। प्रोटीनूरिया का मतलब होता है कि यूरिन में जो है प्रोटीन का डिटेक्ट होना, मतलब जो यूरिन से का जो यूरिन एग्जामिनेशन अगर करवाते हैं तो उसमें जो प्रोटीन रहता है वो प्रोटीन यूरिन में दिखाई देने लगता है, उसका मतलब होता है प्रोटीनूरिया। तो ये जो है कुछ साइन हैं ये, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो है फीमेल प्री एक्लेम्पसिया या एक्लेम्पसिया की ओर जा रही है। तो हम उसको पहले से ही उसको ट्रीट करें। तो इसमें आगे अगर हमने प्री एक्लेम्पसिया में अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो आगे चल के एक्लेम्पसिया में क्या होता है, फिर फीमेल को सीजर्स आने लगते हैं, उसको कन्वल्जन आने लगते हैं, उसका बीपी बढ़ने लगता है। तो ये फिर बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है, उसमें फिर आगे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो एक्लेम्पसिया का मतलब क्या होता है कि इसमें प्रेग्नेंट फीमेल में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको हम एक्लेम्पसिया बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई परेशानी है माँ को, एक्लेम्पसिया है उसको, या फिर कुछ ऐसी परेशानी है उसको, झटके वगैरह आ रहे हैं, या फिर बीपी बढ़ रहा है, प्रोटीनूरिया, उसको पैरों में सूजन आ रही है, तो ये इसमें जो है इसको डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसी कोई परेशानी है तो उसके कारण भी जो है प्री टर्म बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर पेशेंट को इसको फीमेल को अगर बहुत ज़्यादा तो उसको जो है उसको बहुत ज़्यादा झटके आएंगे तो फिर उस कंडीशन में उसको करवाना ही पड़ेगा, उसको जो है डिलीवरी करवानी पड़ेगी। फिर इसमें दूसरा है इसमें APH यानी कि एंटीपार्टम हेमरेज। देखिए APH में क्या होता है, एंटीपार्टम हेमरेज में मैं आपको बता देता हूँ। एंटीपार्टम हेमरेज का एंटी का मतलब आप समझ लीजिए कि पहले, ठीक है। एंटी का मतलब क्या होता है, पहले, और पार्टम हेमरेज, पार्टम मतलब टर्म, एक टर्म है ये, और हेमरेज मतलब ब्लीडिंग का होना। तो एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब होता है कि जो है डिलीवरी से पहले ही उसमें क्या हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई फीमेल में। बच्चे का जन्म नहीं हुआ, डिलीवरी हुई नहीं है, लेबर हुई नहीं है अभी, और क्या हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। बिफोर द डिलीवरी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीपार्टम हेमरेज बोलेंगे। लेकिन देखिए इसमें क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर फीमेल में जो है इसकी भी एक कंडीशन है, एंटीपार्टम हेमरेज कब बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि फीमेल को थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई और आपने बोल दिया कि एंटीपार्टम हेमरेज है, तो उसको एंटीपार्टम हेमरेज नहीं बोला जाएगा। अगर उसमें 300 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है फीमेल में बिफोर प्रेगनेंसी, अगर 300 ml से अगर ज़्यादा उसमें ब्लीडिंग हुई है तो फिर उसको जो है एंटीपार्टम हेमरेज बोला जाएगा। अगर थोड़ा बहुत जो है 1 ड्रॉप या थोड़ी बहुत अगर ब्लीडिंग है तो उसको एंटीपार्टम हेमरेज नहीं बोल सकते हैं, वो किसी और अन्य कारण से हो सकता है। लेकिन अगर 300 ml से ज़्यादा अगर उसमें ब्लीडिंग हुई है तो हम उसको एंटीपार्टम हेमरेज बोलेंगे, ठीक है। फिर इसमें तीसरा दिया हुआ है कि मेडिकल एंड सर्जिकल इलनेस। देखिए मेडिकल या सर्जिकल इलनेस तो नहीं है कोई, है ना। अगर ऐसी कोई परेशानी है फीमेल को, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है एक अपेंडिसाइटिस का, अगर फीमेल को पहले अगर अपेंडिसाइटिस है, उसको अगर उसका ऑपरेशन हो चुका है पहले, तो उसमें क्या होगा, उसको जो है प्रीटर्म के चांसेस रह सकते हैं। ये बहुत रेयर केस में देखा गया है अपेंडिसाइटिस, ये 1% फीमेल में ऐसा देखा गया है कि अपेंडिसाइटिस से प्रीटर्म कॉज कर सकता है, ठीक है। फिर इसमें एक्यूट फीवर एंड डायरिया।
एक्यूट फीवर एंड डायरिया में क्या होता है, अगर किसी फीमेल को फीवर आ रहा है और उसमें उसको डायरिया भी हो रहा है तो इसके कारण भी प्री टर्म हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि इसके कारण कैसे हो सकता है। देखिए इसके कारण ऐसे हो सकता है कि अगर फीमेल को फीवर है और डायरिया है तो ऑब्वियसली वो ड्रग्स तो लेगी ही, फीमेल में मतलब फीवर के लिए भी दवाइयाँ लेगी और डायरिया को ट्रीट करने के लिए भी जो है दवाइयाँ लेगी। तो कभी कभी क्या होता है कि जो ड्रग्स फीमेल लेती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके कारण भी प्री टर्म जो है कॉज कर सकता है, क्योंकि कुछ ड्रग्स के जो साइड इफ़ेक्ट रहते हैं वो जो है प्रेगनेंसी में दिखाई देते हैं। तो या फिर कुछ जो ड्रग्स रहते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेट रहते हैं प्रेगनेंसी में, बट किसी कारणवश उनको लेना पड़ता है, तो उसके कारण भी ड्रग्स के कारण जो है वो प्री टर्म कॉज कर सकता है। ठीक है, फिर इसमें दिया है और एनी अदर इन्फेक्शियस डिसीज़, अगर कोई अदर जो है फीमेल को कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ है तो उसके कॉम्प्लिकेशन के कारण भी जो है प्री टर्म कॉज कर सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें क्रॉनिक इलनेस। देखिए क्रॉनिक इलनेस का मतलब है कोई बहुत पुरानी जो है पहले से कोई बीमारी तो नहीं है फीमेल को, जैसे कि हाइपरटेंशन है या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस है उसको, तो अगर ये पहले से कोई शिकायत है तो फिर इनके कारण भी जो है प्री टर्म कॉज कर सकता है। ठीक है, नंबर 5 है इसमें पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस। देखिए पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो एमनियोटिक सैक जो रहता है जिसके अंदर बच्चा आराम से तैरता रहता है, आराम से उसके जो है फ्लोटिंग करता रहता है उसके अंदर, तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो नॉर्मल लेवल होता है वो रहता है 500 से 1000 ml, यानी कि 500 to 1000 ml नॉर्मल जो है लेवल रहता है। 500 से 1000 ml नॉर्मल जो है एमनियोटिक फ्लूइड का जो है लेवल रहता है। लेकिन अगर ये लेवल इंक्रीज़ हो गया, 1000 से ज़्यादा हो गया इंक्रीज लेवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस। इसके कारण भी जो है प्री टर्म हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी कारण से एमनियोटिक फ्लूइड का जो है लेवल बढ़ गया, पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस हो गया उसको, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके कारण भी जो है प्री टर्म कॉज कर सकता है। ठीक है, नंबर 6 इसमें दिया है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखिए यूटीआई से भी हो सकता है, अगर फीमेल को यूटीआई हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके कारण क्या होगा, जो बैक्टीरिया रहेगा वो यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू कहाँ पहुँच जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम में जाके वो मिक्स हो जाएगा वहाँ पर, और वहाँ से जो बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम से किडनी में पहुँच जाएगा, और किडनी की जो लेयर रहती है उसकी क्या हो जाती है, फिर स्क्रैनिंग होने लगती है, वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। उसके कारण क्या होगा, फिर किडनी जो है अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगी, इसके कारण भी जो है फिर इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाएगा। ये पूरी चेन जो है चलती रहेगी, एक के कारण एक कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो जाएंगे, उसके कारण फिर कभी जो है इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो गया तो कभी सोडियम ज़्यादा आएगा, तो कभी नाइट्रोजन कम हो गया, तो कभी ब्लड यूरिया कम हो गया, तो कभी पोटेशियम कम हो गया। तो ये बहुत सारी जो है परेशानियाँ जो है आगे ये जो है प्री टर्म कॉज कर सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है मैटरनल जो है कॉज हो गया, प्रेजेंट कॉजेस। फिर इसमें हम जो है नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्या है इसमें, फीटस कॉजेस। देखिए मैटरनल कॉजेस अब हो गए हैं, अब हम फीटस कॉजेस देख लेते हैं कि फीटस कॉजेस में क्या होगा। फीटस कॉजेस में देखिए सबसे पहला इसमें दिया है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो है कोई जन्मजात विकृति तो बच्चे में नहीं है, मतलब बच्चा पेट के अंदर है और अगर उसको कोई जन्मजात बीमारी तो नहीं है तो उसके कारण भी प्री टर्म करवाना पड़ सकता है। जैसे कि कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन में आपको बता देता हूँ, क्लेफ्ट प्लेट हो गया, क्लेफ्ट लिप हो गया, है ना, जो बच्चे के जो होंठ और तालू कटे रहते हैं उसको हम क्लेफ्ट प्लेट और क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। और भी इसमें बहुत सारे मालफॉर्मेशन है, जैसे कि क्या बोलते हैं अपना ये टॉफ हो गया, ट्रैकियो ओसियोफेगल फिस्टुला जो रह गया, जिसमें क्या रहता है, ईसोफेगस और ट्रैकिया दोनों जो है सांस की नली और खाने की नली जो है आपस में जन्म से ही ये जुड़ी आती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है मालफॉर्मेशन है, इसके कारण भी जो है अगर हमें तुरंत फिर बच्चे की डिलीवरी करवानी पड़ती है। तो ये कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन अगर किसी तरह का है फीटस के अंदर तो ये प्री टर्म कॉज कर सकता है। ठीक है, फिर दूसरा इसमें दिया है आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डेथ। अगर बच्चे की जो है यूट्रस के अंदर ही डेथ हो गई है, इंट्रा यूट्राइन डेथ हो गया है, वो मर गया है अंदर ही, तो उसको फिर जो है प्री टर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें दिया है मल्टीपल प्रेगनेंसी। देखिए मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या होगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी में अगर मान लीजिए कि एक से ज़्यादा अगर प्रेगनेंसी है, मान लो ट्विंस बेबी है, तो इसमें क्या होगा, ट्विंस बेबी में यूट्रस का जो शेप रहता है वो एक ही बच्चे के लिए पर्याप्त रहता है। अगर इसमें एक से ज़्यादा बच्चे जो है अगर इसमें आ जाएंगे यूट्रस में, तो फिर क्या होगा, उसमें
जो है स्पेस तो एक ही बच्चे के हिसाब से है। तो जैसे जैसे फीटस का डेवलपमेंट होगा तो वैसे वैसे क्या होगा, यूट्रस का भी जो है इंक्रीजमेंट होगा, उसकी जो लेयर है वो। तो उसमें क्या होगा फिर, मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो इतना ज़्यादा जगह स्पेस बच नहीं पाएगी यूट्रस के अंदर। जब 2 बच्चे हो जाएंगे तो फिर उसके अंदर कॉज कर सकता है अपना ये प्री टर्म लेबर, वो भी कॉज कर सकता है। ठीक है। ठीक है, तो ये मल्टीपल प्रेगनेंसी आप समझ ही गए हैं इसमें क्या होगा। तो ये जो फीटस के कुछ कॉमन कॉजेस होते हैं, इनकी वजह से क्या होगा, प्री टर्म कॉज कर सकता है, प्री टर्म हो सकता है। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है, इंट्रायूटेराइन डेथ होगी तो फिर करना ही पड़ेगा। ठीक है। और मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी है तो फिर भी ये हो सकता है। फिर जो है इसके बाद हम अगला देख लेते हैं क्या है, प्लेसेंटल कॉज। देखिए प्लेसेंटल कॉज में क्या होगा, प्लेसेंटल कॉज में होगा प्लेसेंटा प्रेविया। देखिए प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है, प्लेसेंटा प्रेविया में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अगर मेरी कल वाली वीडियोस देखी हैं तो कल वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जो प्लेसेंटा रहता है वो कहाँ अटैच रहता है, वो डेसिडुआ पे अटैच रहता है। जो डेसिडुआ स्पॉन्जिशम रहती है, यूट्रस की जो लेयर रहती है उस पर क्या रहता है, वो वहाँ अटैच रहता है। लेकिन कभी कभी अगर किसी कारण से जो है प्लेसेंटा वहाँ अटैच ना होके और लोअर सेगमेंट में अगर अटैच हो गया, यानी कि जो है अगर लोअर सेगमेंट में, वो यूट्राइन के लोअर सेगमेंट में अगर अटैच हो गया तो फिर वो प्लेसेंटा प्रेविया माना जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रेविया। मतलब जो प्लेसेंटा का जो इम्प्लांटेशन है वो गलत जगह पर हो गया है, या फिर जहाँ होना चाहिए नेचुरली वहाँ से ना होके कहीं और उसका इम्प्लांटेशन हो गया है, तो उसको हम प्लेसेंटा प्रेविया बोलेंगे। ठीक है। फिर इसमें दिया है एब्रेप्टियो प्लेसेंटा। देखिए एब्रेप्टियो प्लेसेंटा में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि एब्रेप्टियो प्लेसेंटा का मतलब होता है कि अगर जो है जन्म से पहले ही प्लेसेंटा का जो है वो प्लेसेंटा का जो है वहाँ से हट गया, जन्म से पहले ही, मतलब बच्चे का जन्म नहीं हुआ और प्लेसेंटा सेपरेट हो गया। ठीक है। तो जन्म से पहले ही अगर प्लेसेंटा का सेपरेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्रेप्टियो प्लेसेंटा उसको हम बोलेंगे। ठीक है। बेबी के डिलीवर होने से पहले ही अगर प्लेसेंटा का सेपरेशन हो गया है डेसिडुआ से तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्रेप्टियो प्लेसेंटा। ठीक है। तो ये जो है प्लेसेंटा के कॉजेज़ हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें है यूट्राइन कॉजेज़। देखिए यूट्राइन कॉजेज़ में मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्रस के क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनके द्वारा जो है प्री टर्म होता है। देखिए पहला इसमें दिया है एबनॉर्मल, ये एबनॉर्मल की स्पेलिंग जो है मुझसे गलत लिख गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। देखिए एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस का मतलब ये होता है कि जो यूट्रस का स्ट्रक्चर है वो जो है नॉर्मल ना होकर एबनॉर्मल हो गया। ठीक है। अब आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो है ये जो है देखिए सबसे पहले इसमें दिया है, पहला दिया है इसमें बाइकॉर्न्यूट यूट्रस, और पहला इसमें जो सेकंड दिया है वो है नॉर्मल यूट्रस। तो आप पहले नॉर्मल यूट्रस को देख लीजिए कि नॉर्मल यूट्रस कैसा होता है। नॉर्मल यूट्रस में देखिए आप बिल्कुल शेप जो है इसकी जो कैविटी है वो एक है, लेकिन वहीं हम बाइकॉर्न्यूट यूट्रस में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है यूट्रस की जो कैविटीज़ हैं वो 2 भागों में डिवाइडेड हो गई है। एक इधर की साइड चली गई, एक इधर की साइड चली गई। 2 भागों में यूट्रस की जो है ये है, 2 भागों में डिवाइड हो गया यूट्रस। तो अगर इसमें अगर जो है किसी एक में, दोनों में से किसी एक में अगर फीटस का इम्प्लांटेशन होता है तो क्या होगा, स्पेस तो पहले से ही कम है। ठीक है। तो स्पेस पहले से कम है तो जब जैसे जैसे फीटस की ग्रोथ बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होगा, ये यहाँ से इधर आकर जैसे ये मान लो लेफ़्ट साइड में अगर इम्प्लांटेशन हो गया यूट्रस का, सॉरी फीटस का, तो जैसे फीटस बड़ा होगा तो वैसे वैसे क्या होगा, स्पेस ऑलरेडी कम है यहाँ पे, तो जैसे जैसे फीटस बढ़ेगा तो ये लेयर क्या होगी, इधर जो दूसरे साइड का जो एरिया है वहाँ पे क्या होगी, वहाँ प्रेशर डालेगी, और प्रेशर डालेगी तो फिर बहुत सारे जो है सिम्टम जो फीमेल को शुरू होने लगेंगे, तो उसकी वजह से भी क्या फिर प्री टर्म करवाना पड़ेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें दिया है कि सर्वाइकल इनकॉम्प्टीमेंट। देखिए सर्वाइकल इनकॉम्प्टीमेंट का मतलब ये होता है कि जो सर्वाइकल की जो मसल्स होती है, वो जो मसल्स होती है जो वो बेबी के वेट को होल्ड नहीं कर पाती है। जो सर्वाइकल की जो मसल्स होती है वो क्या करती है, बेबी के जो वजन रहता है, बेबी का वेट जो रहता है उसको क्या करती है, होल्ड नहीं कर पाती है, जिससे क्या होता है कि एक्सटर्नल सर्विक्स ओपनिंग हो जाती है। जब एक्सटर्नल सर्विक्स ओपनिंग हो जाएगी तो क्या होगा, फिर प्री टर्म तो होना ही है। तो ये भी एक कारण है जो क्या है यूट्राइन का, जो कि प्री टर्म को कॉज कर सकता है।
ठीक है, फिर हम और देख लेते हैं आगे। ये देखिए कुछ अदर कॉजेज़ भी इसमें दिए गए हैं कि अदर कॉजेज़ ऐसे क्या क्या हैं जिनके कारण भी प्री टर्म हो सकता है। तो पहला इसमें है स्मोकिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर कोई फीमेल स्मोकिंग कर रही है तो उसके कारण भी जो है ये हो सकता है। अल्कोहल कंज्यूम कर रही है कोई फीमेल, अगर कोई हैवी वेट लिफ्टिंग, अगर उसने कोई बहुत ज़्यादा वजन उठा लिया है तो उसके कारण भी जो है प्री टर्म लेबर कॉज कर सकता है। और ओबीज, मतलब अगर किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा मोटापा है तो उसके कारण भी जो है प्री टर्म हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है मैंने आज आपको बता दिया है कि प्री टर्म क्या होता है, कि प्री टर्म के ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण जो है प्री टर्म लेबर कॉज करता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक की वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और अगर आपको कोई क्वेरीज़ है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और पीपीटी मैंने बनाई है आज खुद। तो पहले हमारा जो है लेबर की स्टेजेस क्या थी वो कंप्लीट हो गई हैं। अब प्री टर्म लेबर जो है आज कंप्लीट हो गया है, कि प्री टर्म लेबर कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो हमने देख लिया है बेसिक जो कॉमन जो चीज़ें रहती हैं वो हमने देख ली हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, फिर कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में। और तब तक के लिए आप लोग इस वीडियोस को देखिए और लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, जिससे कि ये क्या है कि मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर कल जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए फिर बाय।